हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, कल हमने फ्योल के दो प्रिंसिपल कर लिए थे। आज का जो टारगेट है बेटा वो फ्योल के 8 प्रिंसिपल्स का है। यानी कि बेटा 10th तक पहुंच जाना है, ऑर्डर तक। कल आएंगे बचे हुए 4 प्रिंसिपल, फीचर्स और बेटा सिग्निफिकेंस खत्म करेंगे। परसों 2 आवर का बैच चलेगा जिसमें हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस और बेटा केस स्टडीज फिनिश। ठीक है जी, एज पर टारगेट चल रहे हैं वैसे तो। देखते हैं बाकी रब कितना साथ देता है। बाबू, थर्ड प्रिंसिपल स्टार्ट कर रहे हैं फ्योल का। बेटा थर्ड प्रिंसिपल का नाम है डिसिप्लिन। लो जी, आराम से समझना जरा बेटा। बाबू, डिसिप्लिन का मतलब ऐसे क्या होता है जनरल भाषा में? जनरल सेंस क्या कहती है? ओबे करना किसी भी जगह के रूल्स रेगुलेशन को। बाबू यही है। ठीक है जी। पर बाबू जहां से केस स्टडी आएगी उसका कोई डिस्कशन नहीं करता। 2010 में पहली बार डिसिप्लिन की घूमकर केस स्टडी आई थी, मेरा ही साल था वो इनफैक्ट। ठीक है ना जी, कुछ ही बच्चों का सही हुआ था, अपना ठीक हो गया था रब की दुआ से। ठीक है ना, उसके बाद बेटा कुछ डिस्कशन शुरू हुए, पर आज भी बता देता हूँ टीचर से छुपी रहती है ये केस स्टडी। तो कर देते हैं बेटा इसकी बात। बाबू, डिसिप्लिन का मतलब होता है 3 चीजों को फॉलो करना। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। सबसे पहली बात, ऑर्गेनाइजेशन के जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन को एम्प्लॉइज को फॉलो करना चाहिए हर हाल में। ठीक है जी। दूसरी बात बेटा, आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखे गए रूल्स रेगुलेशन को आपको फॉलो करना चाहिए। बेटा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट शायद सब समझते हैं। अब आज की तारीख में स्टाफिंग में बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट लास्ट पॉइंट आता है बेटा, वहां मैंने इसका डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है जी, मेरा ख्याल पता होगा सबको। बेटा जॉब स्टार्ट होने से पहले कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन होता है। ठीक है ना, सिलेक्शन से पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन होता है। और वो जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन हो जाता है तो उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे होते हैं नौकरी से रिलेटेड। मैं हमेशा बात करता हूँ, लैक्मे का अगर कॉन्ट्रैक्ट देखो तो कहीं ना कहीं वो तो नेल तक काटने की बात करते हैं। याद हो अगर आपको, होटल मैनेजमेंट कोई ऐसी इंडस्ट्री में हो बेटा, तो वहां पर देखो, तो वहां वहां पर आपसे बातें की जाती है बेटा कि आपके हेयर्स थोड़े से भी ग्रो नहीं करने चाहिए। थोड़े से भी बियर्ड तो होनी नहीं चाहिए, क्लीन शेवन रहना है। क्योंकि वो नहीं चाहते बेटा आपके यहाँ से कोई बाल टूटे और गिर जाए खाने में। 5 स्टार, 7 स्टार, 4 स्टार ऐसे होटल अफोर्ड नहीं कर सकते। कस्टमर भी बेटा उसी रेप्यूटेशन का आता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं इस बात में। तो बेटा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखे गए सभी रूल्स रेगुलेशन को पूरा कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन के कुछ जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होते हैं, जो बाकी सबके लिए सेम है। कि बाबू 9:30 बजे एंट्री हो ही जानी चाहिए, 10 बजे पब्लिक डीलिंग शुरू ही कर देंगे हम तो बैंक में। सर ये जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन है। ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्मोकिंग नहीं करेगा, जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन है, किसी के एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखे होंगे। तो बेटा एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन भी मानने, अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखे गए रूल्स रेगुलेशन भी मानने हैं। मैंने ई लिख दिया, ई का मतलब एम्प्लॉय है, सबसे लास्ट में बेटा डबल ई आता है एम्प्लॉय। बाबू अब मैं जो तीसरी बात लिखने जा रहा हूँ, केस स्टडी यहां से आएगी, यहां और यहां से मुझे नहीं लगता कभी कुछ आएगा। इतना सिंपल तो कोई भी गेस कर लेगा, घर बैठ के ही गेस कर लेगा। वो तीसरी बात है कमिटमेंट की। और ध्यान रखना बेटा, ये बात एम्प्लॉयर पे भी एप्लीकेबल होती है और एम्प्लॉय पे भी एप्लीकेबल होती है। और केस स्टडी आती बेटा इस पोर्शन से। बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन लॉसेस में रन कर रही है। एम्प्लॉयर ने क्या किया बेटा, एक कमिटमेंट कर दी अपने एम्प्लॉइज के साथ कि आप डबल शिफ्ट काम करो, उसी पे में जो पे आपको मिल रही है, पर डबल शिफ्ट कर दो। जिस दिन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगी आप सबकी पे बढ़ा दी जाएगी। बेटा एम्प्लॉय मोटिवेट हो गए, उन्होंने बेटा डबल शिफ्ट काम किया सेम सैलरी में, और बेटा बहुत मशक्कत करके 1 साल के अंदर अंदर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट में लिया। लेकिन उसके बाद एम्प्लॉयर ने सैलरी बढ़ाने से मना कर दिया। कौन सा प्रिंसिपल वायलेट कर गए? डिसिप्लिन। समझ में आई बेटा बात? तो कमिटमेंट वाली बात एम्प्लॉयर पे भी इक्वली लगती है जितनी एम्प्लॉय पे लगती है। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मार्क कर लो बेटा, डिसिप्लिन से कुछ आया तो यहीं से ही आएगा। ठीक है जी। बाबू नेक्स्ट केस स्टडी, नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं।
बाबू नेक्स्ट प्रिंसिपल का नाम है यूनिटी ऑफ कमांड। लो जी पुत्र, आराम से समझना जरा इस प्रिंसिपल को भी। बेटा यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? बेटा यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कमांड देने वाला पर्सन हमेशा एक रहे। यानी कि बेटा स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी लाइक दैट, इट डजंट लुक लाइक दैट। दैट मीन्स बेटा अगर एक सुपीरियर है, उसके नीचे दो सबॉर्डिनेट हो या दो से ज्यादा भी हो, बेटा चलेगा। लेकिन एक सबॉर्डिनेट के ऊपर दो सुपीरियर बैठे हो, बेटा ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो वो फ्योल कहता है हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में कमांड देने वाला पर्सन एक होना चाहिए, यानी कि हर एक इंसान का सुपीरियर एक ही हो तो ज्यादा अच्छा। बेटा अगर मल्टीपल सुपीरियर हो या मल्टीपल छोड़ो सिर्फ दो भी हो तो दिक्कत क्या आती है? बेटा दिक्कत दो या तीन है। बाबू सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करो। मान लो बेटा ए सुपीरियर है, बी सुपीरियर है, सी सबऑर्डिनेट का। बेटा इसने भी कोई ऑर्डर दिया, इसने भी कोई ऑर्डर दिया, तो बेटा ऐसा हो सकता है ये कंफ्यूज हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग में चला जाए कि मैं पहले किसका ऑर्डर मानूं। दोनों ही तो मेरे लिए बराबर है, दोनों ही तो इक्वल रैंक पे काम करते हैं, दोनों ही मेरे सुपीरियर हैं, मैं किसका मानूं? और कंफ्यूजन में परेशान हो रहा है। ठीक है जी। दूसरी बात, वो हो सकता है ये नोइंगली बच जाए, थोड़ा सा समझदार है, चालाक है तो बच भी जाएगा। बेटा ए ने पूछा क्या किया, मेरा काम हुआ कि नहीं? नहीं सर, मैंने वो बी ने भी कुछ ऑर्डर दे दिया था, वो कर रहा था। और बी ने पूछा मेरा काम हुआ कि नहीं? नहीं सर, वो ना ए सर ने कुछ ऑर्डर दिया था, वो कर रहा था। बेटा काम किसी का ना करे और नोइंगली बच जाए, एक को दूसरे का बहाना लगाकर, दूसरे को पहले बहाना लगाकर। समझ में आया बेटा? एक तो हो सकता है खुद कंफ्यूज और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इसको समझ नहीं आ रहा किसका काम करूं, थोड़ा सा किसी का कर लिया, थोड़ा सा किसी का कर लिया। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? काम दोनों का ही नहीं कर रहा बेटा, एक दूसरे का बहाना चला। तीसरी बात, सर ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। अगर थोड़ा सा ज्यादा चालाक हुआ ना तो आपको ही लड़ा देगा बेटा। एक को कहेगा ऐसे पिंच करते हुए कि मैं तो बी का ही काम कर रहा था, कि मेरे लिए तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोचेगा भाई क्या बात कर रहा है, मैं सेम रैंक पे नहीं हूं, मतलब मैं इंपॉर्टेंट नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और बी को भी जान के पिंच कर देगा, मैं तो ए का काम कर रहा था, वो थोड़े इंपॉर्टेंट ज्यादा है। तो क्या होगा बेटा? बाबू आपस में ही लड़ पड़ोगे, ईगो क्लैशेस हो जाएंगे, और कुछ नहीं होगा ऐसी सिचुएशन। समझ में आ रहा है बेटा? तीन सिचुएशन मैंने आपके साथ डिस्कस करी। कंफ्यूजन हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, नोइंगली बेटा दोनों के काम से बच सकता है। समझ में आया बेटा यूनिटी ऑफ कमांड होना क्यों जरूरी है? अब काम की एक बात कर देता हूँ। तो मैंने ना बड़े 2 दिन से बोलता आ रहा हूं आपको कि कहीं ना कहीं फ्योल और टेलर में भी कुछ डिफरेंसेस है 10% जगहों पर। वो बेटा आज पहली जगह आ गई, वो समझ लो। बेटा जब आप फंक्शनल फोरेंसिक पढ़ते थे तो हमने देखा है एक वर्कर 8 फॉरमैन से ऑर्डर ले रहा था। याद है आपको? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, लाइन एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरियन, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। याद है आपको? तो वहां तो फ्योल, वहां तो टेलर कहता है बेटा एक वर्कर को अपनी पूरी जिंदगी में 8 फॉरमैन से ऑर्डर लेना चाहिए। और यहाँ फ्योल क्या कह रहा है? 8 छोड़ो, वो तो कहता है दूसरा भी नहीं होना चाहिए इन्वॉल्व, एक ही बंदे से ऑर्डर लेना चाहिए। तो डिफरेंस दिख रहा है? पेपर में आता है फ्योल और टेलर का डिफरेंस, बता पाओगे? समझ रहे हो सिचुएशन को? पक्का से बढ़ाए बात को आगे। चलो जी बाबू, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बेटा ये प्रिंसिपल क्या कहता है? वैसे मैं आपको बता देता हूं, इस प्रिंसिपल में अगर आप एक लाइन थोड़ा समझदारी से रट के लिख दो ना तो बेटा पूरे नंबर तैयार हो जाते हैं। तो वो लाइन है, एक्टिविटी हैविंग कॉमन गोल्स मस्ट हैव वन हेड एंड अ वन प्लान। क्या कह रहा है बाबू? वो एक्टिविटी हैविंग कॉमन गोल्स, जिन एक्टिविटी के कॉमन गोल्स अलग अलग हैं, दे मस्ट हैव अ सेपरेट हेड एंड अ सेपरेट प्लान। यानी कि बेटा कहने का क्या मतलब है अभी ये समझो। मैं कहता हूं बेटा एक बहुत बड़ी कंपनी है नोन एज होंडा। बेटा ये टू व्हीलर भी बनाती है, बड़ा फेमस टू व्हीलर इंडिया का एक्टिवा। और ये बेटा फोर व्हीलर भी बनाती है, बड़े इनकी सबसे फेमस गाड़ी होंडा सिटी, एक टाइम पे लग्जरी रही है बेटा। ठीक है ना? वो टू व्हीलर भी बनाते हैं, फोर व्हीलर भी। पहले मेरे को ये बताओ इन दोनों के गोल्स सेम होते हैं?
टारगेट्स फटाफट बताओ, जल्दी, टाइम है इतना। टारगेट सेम होते हैं, 5 करोड़ के बेचना है, 5 करोड़ के बिक जाएंगे। फटाफट बताओ, हो सकते हैं गोल्स कभी सेम? कभी भी नहीं हो सकते। तो वो फ्योल का कहना ऐसा है कि अगर कभी किसी एक्टिविटी के कॉमन गोल्स अलग अलग है ना, they must have a separate plans, they must have a separate resources, they must have a separate in charge। तो वो इनके प्लान अलग, इनके रिसोर्सेस अलग, इनके इंचार्ज अलग, बेटा हमेशा अलग होने चाहिए। जिनके गोल्स अलग हैं उनका सब कुछ अलग होना चाहिए। आप खुद समझो, आपकी सिटी में दोनों की ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, दोनों के ऑथोराइज सर्विस सेंटर हैं, एक जगह पर है। होंडा की एजेंसी कहाँ है, और वो तो मतलब 4 व्हीलर की एजेंसी कहाँ है और 2 व्हीलर की कहाँ है? एक ही पर्सन पे भी नहीं है, एक ही पर्सन पे भी तो नहीं है। पर्सन भी अलग अलग है, और बेटा प्लान्स भी अलग अलग है, रिसोर्सेज भी अलग अलग है, इंचार्ज भी अलग अलग है। पहले बताओ, ये फ्यूल के प्रिंसिपल को पूरा कर रहे हैं कि नहीं? बहुत अच्छे से पूरा करना। जब सब कुछ अलग अलग है तो फ्यूल भी यही कहता है। वो ऐसा कहता क्यों है कि अलग क्यों होना चाहिए? बात तो ये उठ रही है, एक साथ क्यों नहीं? बेटा अगर एक साथ कर कर देख लो, इट विल क्रिएट chaos इन द ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ नहीं होगा। अगर हमने टारगेट सेट कर दिए ना इकट्ठे मिला के, जी 5 करोड़ बेचनी है टोटल व्हीकल इन 4 साल में, ठीक है ना, तो बेटा जो एम्प्लॉइज है ना उनका ज्यादातर फोकस हो जाएगा फटाफट 2 व्हीलर बेच लो, क्योंकि आसानी से बिक जाएगा, लाख रुपए का है। फिर वो कार से फोकस हट जाएगा अगर इकट्ठा कर दिया। दूसरी बात, इकट्ठा करने से क्या होगा बाबू, अगर सबके इन दोनों के रिसोर्सेज इकट्ठे हुए ना, बहुत क्योस होगा। गाड़ी भी सर्विस पे आ रही है, स्कूटर भी सर्विस पे आ रहे हैं, एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत सारी कारें हो गई, बहुत सारे 2 व्हीलर्स हो गए, और क्या हुआ बेटा, टूल किट लिमिटेड है। अब वो एक एम्प्लॉय छीन के ले जा रहा है टूल किट वहां, दूसरा आ रहा है छीन के ले जा रहा है वहां, तीसरा आ रहा है, तो लड़ते रहे, क्या क्रिएट होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है ना बेटा? जिन एक्टिविटी के कॉमन गोल्स अलग अलग हैं उनके प्लान, रिसोर्सेस, इंचार्ज सब अलग होने चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ाएं बात को आगे। बाबू नेक्स्ट प्रिंसिपल की चर्चा करते हैं। बेटा नेक्स्ट प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मैं लिख नहीं रहा बहुत बड़ा, ठीक है ना, लेकिन प्रिंसिपल का नाम है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब समझते हैं सब? बेटा फ्योल कहता है ऑर्गेनाइजेशन में आपको कभी भी अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देनी, रादर इंपॉर्टेंस देनी है बेटा ऑर्गेनाइजेशन के जनरल इंटरेस्ट को। अब वो आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को का ज्वाइन करने का मकसद क्या होता है? बेटा उनका एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का, और लगभग 99% एम्प्लॉइज का एक ही जनरल इंटरेस्ट है कि बस उनकी सैलरी मैक्सिमाइज होती रहे, उनको अच्छे खासे बोनस मिलते रहे, कमीशन मिलती रहे, बस यही तो है, इंक्रीमेंट मिलते रहे। और बेटा ऑर्गेनाइजेशन का जनरल इंटरेस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बेटा फ्योल कहता है आप अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कभी भी इंपॉर्टेंस मत दो, रादर इंपॉर्टेंस किसको दो? ऑर्गेनाइजेशन के जनरल इंटरेस्ट को। बेटा ऑर्गेनाइजेशन का जनरल इंटरेस्ट में बेटा ग्रुप का इंटरेस्ट है, कई लाखों करोड़ों बंदों का इंटरेस्ट है बेटा, और ग्रुप का इंटरेस्ट किसी भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद समझो बेटा, अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो जाता है, दैट मीन जनरल इंटरेस्ट अचीव हो जाता है, तो आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट तो उसी में ही समाया हुआ है। आपने दिन रात काम करी, बहुत मशक्कत करी, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ गया। भैया ऑर्गेनाइजेशन इज आर्टिफिशियल पर्सन। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड खुद खुद कुछ नहीं खाती, किसमें बटेगा वो पैसा? बेटा आफ्टर ऑल उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा, इंक्रीमेंट आपको भी मिलेगा, बोनस कमीशन आपको भी मिलेंगे। तो आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट तो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा अगर ऑर्गेनाइजेशन का जनरल इंटरेस्ट अचीव हो गया तो। एक केस स्टडी आती है इस चीज पर, बहुत बढ़िया केस स्टडी, बहुत ज्यादा बढ़िया केस स्टडी। किसी कंपनी के बेटा 3 डायरेक्टर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ठीक है जी। तो वो ये एक रॉ मटेरियल खरीदते हैं मार्केट से एट अ प्राइस ऑफ 10 रुपी पर यूनिट, और बेटा रॉ मटेरियल आते हैं कई 100 करोड़ क्वांटिटी, 100 करोड़ आती है तो बेटा 1000 करोड़ का रॉ मटेरियल खरीदते हैं। बेटा मिस्टर बी का बेटा सेम बिजनेस शुरू कर रहा है जिसका नाम है मिस्टर डी, जो रॉ मटेरियल आप बाहर से खरीदते हो। आपने बेटा मिस्टर डी से वो प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया 100 करोड़ क्वांटिटी एट अ प्राइस ऑफ 11 पर यूनिट। आपने कौन सा प्रिंसिपल वायलेट कर दिया?
बेटा इनडायरेक्टली आप अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। जो चीज मार्केट में 10 रुपए की जान के 11 की खरीद रहे हो, ऑब्वियसली बेटा 100 करोड़ क्वांटिटी खरीदोगे 1 रुपया महंगी, 100 करोड़ आपने इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के बाहर खर्च दिए। एबीसी इसको बार बार बांट लेंगे पैसे को, और यही तो होगा, प्रैक्टिकल बात है। तो अब आपने इंपॉर्टेंस किसको दी? ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस दी। आपने किसको इंपॉर्टेंस दे दी? अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। खुद कमा गए, ऑर्गेनाइजेशन गई भाड़ में। यही तो किया आपने। समझ में आया बेटा केस स्टडी? पक्का से कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को। सेवेंथ केस स्टडी पे मेरी सॉरी सेवेंथ प्रिंसिपल में मेरी चर्चा है। बेटा प्रिंसिपल का नाम है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। बेटा ये प्रिंसिपल क्या कहता है? रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। बेटा ये बड़ी सिंपल सी बात कहता है फेयर वेजेस शुड बी गिवन टू द वर्कर। बाबू कहता है फेयर वेजेस दे दो वर्कर को। बेटा व्हाट इज फेयर? बेटा ये वर्ड कहीं डिफाइन नहीं है। मैं कहूं बेटा किसी के लिए 100 रुपए फेयर हो सकता है, किसी के लिए 100 लाख मतलब कहीं करोड़ फेयर हो सकता है, कईयों के लिए बेटा 100 करोड़ भी फेयर हो सकता है, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे। मैं कहूं आप तो कह रहे हो फेयर वेजेस दे दो। बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटी सी दुकान है, वो कमाती महीने का 5,000 है, तो उसके लिए तो बेटा 1,000 रुपए भी दे दो किसी को एम्प्लॉय को, तो वो भी कहेगा मैं तो फेयर ही दे रहा हूं। एक ऑर्गेनाइजेशन कमाती बेटा कई हजार करोड़ है, तो बेटा अगर वो 100 करोड़ भी दे दे तो वो तो कहेगा मैं तो बिल्कुल फेयर दे रहा हूं जी। तो व्हाट इज फेयर, ये हमें कैसे पता लगेगा? बाबू फेयर वर्ड दो बातों पे डिपेंड करता है। फेयर शुड बी फेयर टू द एम्प्लॉयर एज वेल एज द एम्प्लॉय। बाबू फ्योल कहता है फेयर वेजेस तो वर्कर को, और फेयर मतलब बेटा दोनों के लिए फेयर होना चाहिए, वो एम्प्लॉय के लिए भी फेयर होना चाहिए, वो एम्प्लॉयर के लिए भी फेयर होना चाहिए। बेटा एम्प्लॉयर के लिए क्या चीज फेयर होती है? जो बेटा उसकी पेइंग कैपेसिटी के अंडर आ जाती है, उसके लिए वो फेयर है। अब गूगल को देखो बेटा, कई हजार करोड़ का धंधा करती है, हाँ कई हजार करोड़ एक साल में कमा लेती है, तो सुंदर पिचाई को अपने सीईओ को पे करती है बेटा कुछ 400 करोड़ रुपए साल। 400 करोड़ रुपए साल भैया, उसके हिसाब से वो बिल्कुल फेयर है, क्योंकि वो कई हजारों करोड़ कमा रहे हैं। अगर उसने एक एम्प्लॉय को भी 400 करोड़ दे तो उन्हें कोई फर्क नहीं है। गूगल की कमाई का अंत है क्या? क्या उसकी पेइंग कैपेसिटी के अंडर अंडर है? बिल्कुल फेयर है। लेकिन मैं यही कहूं बेटा, आप एक छोटी सी दुकान हो, आप महीने का कमा 30,000 रहे हो, तो अगर आप किसी एम्प्लॉय को 10,000 भी दे रहे हो, इट इज फेयर। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल फेयर पे कर रहा है वो, ठीक है ना? तो बेटा फेयर शुड बी फेयर टू बोथ द एम्प्लॉयर एज वेल एज द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर के लिए क्या फेयर होता है? जो उसकी पेइंग कैपेसिटी के अंडर हो। और बेटा एम्प्लॉय के लिए फेयर क्या होता है? जो बेटा उसको एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे, कि वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पा रहा है सोसाइटी में, तो वो चीज उसके लिए भी फेयर है। क्लियर है बेटा बात? बस इतना सा प्रिंसिपल। फेयर वर्ड कहीं अमाउंट में डिफाइन नहीं है, फेयर वर्ड एक क्वालिटेटिव टर्म जो दोनों के लिए फेयर होना चाहिए बस। क्लियर है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बहु बात कर रहे हैं एक प्रिंसिपल की, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने इसका ऑर्गेनाइजिंग में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है, बस मैं तो हल्का सा रिपीट करूंगा, आप खुद ब खुद याद आने लगेगा बहुत कुछ। बेटा प्रिंसिपल का नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बाबू याद कराओ जरा, सेंट्रलाइजेशन क्या था? डिसीजन मेकिंग पावर इन वन हैंड ओनली, फ्यू हैंड्स ओनली, इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल ओनली। याद है? मैं ऐसे ही बोलता हूँ। डिसेंट्रलाइजेशन डिस्पर्सल ऑफ पावर टिल द लोएस्ट लेवल इन द हायरार्की, कि पावर को बांट दो जब तक लोएस्ट लेवल तक ना पहुंचे। यही होता है डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड करता है, ठीक है ना? और कभी भी बेटा कंप्लीटली जनरल सेंस की बात करो तो कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी नहीं मानी जाती, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड भी अच्छी नहीं मानी जाती। एक ऑर्गेनाइजेशन को बेटा पार्शली सेंट्रलाइज्ड होना है, पार्शली डिसेंट्रलाइज्ड। एज फार एज मेन कोर डिसीजन मेकिंग इज कंसर्न, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, लेट्स सपोज पॉलिसी मेकिंग, प्रोग्राम मेकिंग, ये सब चीजों की बात करूं तो बेटा वहां सेंट्रलाइजेशन ही अच्छा है। ये काम बेटा टॉप लेवल का हो, टॉप लेवल ही करे तो ज्यादा अच्छा है।
और बेटा अगर मैं बात करूं रूटीन जॉब्स की, डे टू डे वर्किंग की, इनसिग्निफिकेंट एक्टिविटीज की, तो बेटा ऐसे केसेस में डिसेंट्रलाइजेशन ही अच्छा है। किसको जितना लोअर लेवल करे उतना ज्यादा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन को इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए, यानी कि पार्शली सेंट्रलाइज और पार्शली डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। लेकिन बेटा अगर बोलना ही हो कि सेंट्रलाइजेशन किस सिचुएशन में अच्छी है, तो बेटा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन इज बेस्ट। ना ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ वर्किंग पर्सन ही बहुत कम है, 10-11 है सर, वहां एक आदमी डिसीजन लेगा तो ही अच्छा होगा। सारे लड़ने लगोगे ना, सारे कहेंगे मैं डिसीजन मेकिंग करूं, तो बेटा लड़ाई झगड़े का मतलब लड़ाई झगड़े के अलावा कोई हल नहीं होगा। एक 11 प्लेयर की क्रिकेट टीम है, वो एक ही कैप्टन हो तो ज्यादा अच्छा है। सारे कहेंगे ना मैं डिसीजन मेकिंग करूंगा, तो खेल कोई भी नहीं पाएगा, सिर्फ लड़ाइयां होंगी वहां पर। छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंट्रलाइजेशन को अच्छा माना गया, और बेटा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बस डिसेंट्रलाइजेशन ही अच्छा है। जस्ट लाइक बैंक्स, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, जितना डिसेंट्रलाइजेशन होगा उतना ज्यादा अच्छा हो। ठीक है जी। और बेटा इंडिया में पंचायत सिस्टम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा हर केस सुप्रीम कोर्ट सुने तो बेटा पागल नहीं हो जाएंगे जजेस? ऑब्वियसली बेटा, जो बहुत रूटीन केस हैं, जो गली मोहल्ले के झगड़े हैं, बेटा उसको पंचायत ही निपटा दे तो ज्यादा अच्छा। जितना ज्यादा लोअर लेवल सुन ले उतना अच्छा। बेटा अच्छा थोड़ा सा बड़ा केस है तो बाबू कोई दिक्कत नहीं, उसको सुन ले बेटा सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स। बेटा और बड़ा केस है उसको हाई कोर्ट सुन ले, और बड़ा केस है सुप्रीम कोर्ट सुन ले। तो बेटा पंचायत सिस्टम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। समझ में आती है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ऐसे हम सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में लगभग सब जानते थे, मैंने तो सिर्फ रिपीट ही किया, मैंने कुछ नया तो बताया नहीं आपको। ठीक है जी, पढ़ाई बात को आगे। बाबू अब टारगेट में बेटा दो प्रिंसिपल बचते हैं बस मेरे पास। ठीक है जी बेटा, नाइन्थ प्रिंसिपल इज स्केलर चेन। नाइन्थ प्रिंसिपल इज स्केलर चेन। अब सुनना जरा आराम से बेटा। तो वैसे इसका डिस्कशन मैंने फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पर किया था। ऑर्गेनाइजिंग में आप देखते हो फ्यूल के लगभग 4-5 प्रिंसिपल लग जाते हैं। ठीक है ना जी, लेकिन मैं फिर भी करूंगा बात, कोई टेंशन नहीं है। मान लो ऐसे सिचुएशन, बाबू ये स्केलर चेन है, और स्केलर चेन अपने आप में बेटा टोटल 3 बातें बताती है। इट इज द चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ अथॉरिटी, चेन ऑफ कम्युनिकेशन। बेटा ये बताती है कि कम्युनिकेशन कैसे चलेगा, ये बताती है बेटा किसकी अथॉरिटी कितनी है, ये बताती है बेटा कौन किसको कमांड कर सकता है। चेन ऑफ अथॉरिटी भी है, चेन ऑफ कमांड भी है, चेन ऑफ कम्युनिकेशन भी है। एक बात बताओ, मुझे बताओ सी का सबऑर्डिनेट कौन है फटाफट से? सी का सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट समझते हो जूनियर कौन है? डी। सी का सुपीरियर कौन है बेटा? सी का सुपीरियर बी भी है, ए भी है, डब्ल्यू भी है। पर अगर मैं पूछूं सी का इमीडिएट सुपीरियर कौन है, तो वो बी है। अच्छा ठीक है, समझ में आ रही बात? क्यू का सुपीरियर डब्ल्यू और पी दोनों, और बेटा क्यू का सबऑर्डिनेट आर और एस दोनों। ठीक है, आर का इमीडिएट सबऑर्डिनेट और आर का इमीडिएट सुपीरियर। डन, समझ में आया बेटा? चेन ऑफ कमांड क्लियर हुई, कौन किसको कमांड दे सकता है, कौन किसका सुपीरियर, कौन किसका सबऑर्डिनेट, किसकी कितनी अथॉरिटी, किसकी कितनी पावर, सब क्लियर है? पक्का? अच्छा चलो बाबू, इफ सी वांट्स टू कम्युनिकेट विद आर, कम्युनिकेशन कैसे होगा मुझे बता दो। डोंट टेल मी सी इफ सी वांट्स टू कम्युनिकेट विद क्यू, बेटा ऐसा तो कभी अलाउड ही नहीं होगा। क्यों अलाउड नहीं होगा ये भी समझ लो बेटा। ये एक अलग लाइन ऑफ अथॉरिटी है, ये एक अलग डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है समझो। और ये एक अलग लाइन ऑफ अथॉरिटी है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है। बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा एक अलग लेवल पे एम्प्लॉय, सेल्स डिपार्टमेंट के एक अलग लेवल पे काम कर रहे एम्प्लॉय को क्या कहेगा भाई? तेरी क्या जरूरत है? तू एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय और ये सेल्स मैनेजर है मान लो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर से गप्पे के अलावा कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसे कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में अलाउड ही नहीं होते। समझ में आ रही है बेटा बात? ठीक है जी। तो बाबू आप कम्युनिकेट कर सकते हो अपने सेम लेवल से, लेकिन स्केलर चेन कहता है वो कम्युनिकेशन पता है कैसे होगा?
सी पहले बी को बताएगा बात, बी ए को, ए डब्ल्यू को, देन पी, देन क्यू, देन आर, ये ऐसे कॉम्युनिकेशन चलेगा। पर बेटा स्केलर चेन में अगर देखो तो बेटा अपने आप में कुछ लिमिटेशन भी दिखाई देती है। चलो फायदा है कि ऑर्गेनाइजेशन के सब कुछ नॉलेज में रहेगा कि क्या कम्युनिकेट हो रहा है, पर बाबू नुकसान भी है। इट इज टू टाइम कंज्यूमिंग, इतना टाइम लग जाया करेगा बेटा एक छोटी सी बात को कम्युनिकेट करने में। आपको नहीं लगता कितना डिले इन डिसीजन मेकिंग होगा? समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का से? दूसरी बात बेटा, सीक्रेसी कहां रही? अगर कोई सीक्रेट इन्फो है तो सीक्रेसी कभी रहेगी? सारी दुनिया को तो गा दिया बेटा, अब सीक्रेसी किस बात की? ठीक है ना जी बाबू? समझ में आया स्केलर चेन? तो बेटा अगर एडवांटेज ये है कि सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के को पता होता है, टॉप लेवल को पता होता है, ठीक है जी एडवांटेज है, पर मेरे को तो लिमिटेशन भी दिखाई देती है इसकी कि डिले इन डिसीजन मेकिंग है, सीक्रेसी खत्म हो रही है। ठीक है ना बेटा? फ्योल ने ना एक सॉल्यूशन भी दिया स्केलर चेन का, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बेटा गैंग प्लैंक। बेटा गैंग प्लैंक क्या कहता है? बेटा गैंग प्लैंक कहता है स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस इज स्केलर चेन, स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस इज स्केलर चेन, स्ट्रिक्टली स्केलर चेन को ही फॉलो होना चाहिए, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी आप गैंग प्लैंक यूज कर सकते हो। और गैंग प्लैंक आपको अलाउ करता है कि सेम लेवल पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो डायरेक्टली, इन सबको ब्रीच कर दो, तोड़ दो इस सबको। बट स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस इज स्केलर चेन, गैंग प्लैंक सिर्फ एक ही सिचुएशन में इस्तेमाल हो सकता है, वो इमरजेंसी है। समझ में आती है बात? एक चीज और, कुछ बुक ना भैया बहुत मतलब सिर फिरे हैं लोग, यहां से यहां तक भी बना देते हैं, यहां से यहां तक भी बना देते हैं, मतलब किसी भी लेवल पे कम्युनिकेट कर सकते हो, गैंग प्लैंक हो गया तो नहीं बेटा, बिल्कुल गलत है। सिर्फ अपने लेवल पे ही बात कर सकते हो, ये मत कराना कहीं पर भी बेटा। कोई पढ़ा लिखा टीचर टकर गया ना जिसने एमबीए करी, ऐसे काट के देखेगा आपकी कॉपी। ठीक है? तो बोल जाओ प्राइवेट राइटर्स को, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है जी? इमरजेंसी कैसी हो सकती है? मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन में आग लगी है, अब आप ये कहोगे नहीं नहीं कम्युनिकेशन तो ऐसे ही चलेगा जैसे स्केलर चेन कहती है। बेटा सभी इसी आग में भस्म हो जाओगे थोड़ी देर बाद, अगर ऐसे ही चला तो कम्युनिकेशन। तो बेटा वहां आप गैंग प्लैंक यूज कर सकते हो। समझ में आती है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? चलो जी बेटा एक नेक्स्ट प्रिंसिपल की चर्चा करते हैं। प्रिंसिपल का नाम है ऑर्डर। मेरा टारगेट यहीं तक है, पर अगर टाइम एक आध मिनट भी बचा तो मैं एक आध और करूंगा। मौका क्यों छोड़े भाई, नुकसान करेंगे तो पूरा करेंगे। बेटा ऑर्डर का मतलब क्या है? बेटा यहाँ ऑर्डर का मतलब किसी इंस्ट्रक्शन से नहीं, ऑर्डर का मतलब है बेटा प्रॉपर अरेंजमेंट। बेटा यहाँ ऑर्डर का मतलब इंस्ट्रक्शन से नहीं है किसी, यहाँ ऑर्डर का मतलब अरेंजमेंट से। और बेटा ऑर्डर दो तरीके के होते हैं, मेरे नोट्स में कभी भी ऐसे नहीं लिखा हुआ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? मुझे लगता है इस चैप्टर में मेरी भाषा सुनना ही सब कुछ है, एक भी केसड़ी रुकेगी नहीं मेरी बात सुनते रहोगे तो। बेटा ऑर्डर दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट इज मटेरियल ऑर्डर, एंड मटेरियल ऑर्डर इज ऑलवेज फॉर द फिजिकल रिसोर्सेज। एंड बेटा सेकंड वन इज सोशल ऑर्डर, एंड सोशल ऑर्डर इज ऑलवेज फॉर द ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब एम्प्लॉइज के लिए, फिजिकल रिसोर्सेज मतलब रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, मशीनरी, उन सब के लिए। बेटा मटेरियल ऑर्डर भी एक बात कहता है, सोशल ऑर्डर भी एक बात कहता है। ये कहता है राइट थिंग शुड बी एट राइट प्लेस, और ये क्या कहता है? ये कहता है राइट मैन शुड बी एट राइट जॉब। इसके ऊपर मेरे पास बताने के लिए एग्जांपल की भरमार है, जितने मर्जी सुनते जाओ। बेटा एक केस स्टडी आती है, बड़ी फेमस केस स्टडी है, बहुत पुरानी केस स्टडी है, कि बुक्स पढ़ी हैं क्लासरूम में एंड चॉक्स पढ़ी हैं लाइब्रेरी में, कौन सा प्रिंसिपल तोड़ दिया? ऑर्डर। बेटा राइट थिंग शुड बी एट राइट प्लेस, बुक्स क्या कर रही हैं क्लासरूम में, उनकी जगह लाइब्रेरी है, और चौक क्या कर रही है लाइब्रेरी में, उसकी जगह क्लासरूम है। समझ में आती है बात? राइट मैन शुड बी एट राइट जॉब, ऐसा सोशल ऑर्डर बोलता है। और बेटा अगर ना हो राइट मैन एट राइट जॉब, तो बेटा बहुत ऑर्गेनाइजेशन का समय खराब कर रहे हो, वेस्टेज में रिजल्ट करोगे। मैं कहता हूं एक सुपरवाइजर को एक कैबिन दिया गया, सुपरवाइजर को हमेशा उस कैबिन में मिलना चाहिए एज पर सोशल ऑर्डर। लेकिन बेटा सुपरवाइजर क्या करता है, हर 5 मिनट बाद निकल जाता है, ऑर्गेनाइजेशन घूमता रहता है, बैठकर यही करता रहता है। एक दिन बेटा एक मशीनरी ब्रेकडाउन हो गई, एम्प्लॉय को समझ नहीं आ रहा हाउ टू रिपेयर इट। ठीक है ना? और वो सुपरवाइजर के पास है, उन्होंने देखा सुपरवाइजर अपने रूम में ही नहीं है,
बेटा एम्प्लॉय तो कभी काम करना ही नहीं चाहते। अगर आप अपने रूम में ना, वो भी बैठ गया खाली, कोई दिक्कत नहीं। सुपरवाइजर अपने रूम में आया 1 घंटे के बाद, मशीनरी की रिपेयर 1 घंटे के बाद शुरू हुई, सर इट रिजल्टेड इनटू वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्डर प्रिंसिपल नहीं लगाओगे तो बेटा बहुत कुछ टाइम समय बर्बाद होने वाला है। दूसरी बात बेटा, सुपरवाइजर अपनी जगह पर था, एम्प्लॉय आए, उन्होंने सुपरवाइजर को ढूंढ लिया, लेकिन जब टूल किट खोली तो बेटा वो टूल जो चाहिए मशीनरी को खोलने के लिए, वो टूल ही अवेलेबल नहीं है टूल किट में। बेटा ऑर्गेनाइजेशन में ना हर चीज की एक जगह फिक्स है, और उस चीज को ना उस जगह पर मिलना चाहिए। अगर वो जगह नहीं मिल रही है, वो इंसान नहीं मिल रहा अपनी जगह पर, तो बेटा ऑर्डर प्रिंसिपल नहीं चल रहा, हर जगह पे ऑर्डर वायलेट हो रहा है। मैंने 3 केस स्टडी का जिक्र किया बैक टू बैक, समझ में आए? मेरा ख्याल प्रिंसिपल्स भी क्लियर हो गए होंगे सारे जितने कराए। कुछ रिपीट कराना है तो बताओ, नहीं कराना तो एक आध और करा देता। डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर। इतने करें आज 8, नहीं? चलो आगे बढ़ाओ फिर बात को। बाबू एक और बात कर लेते हैं, एक और प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल का नाम है बेटा इक्विटी। बेटा इक्विटी, बेटा इक्विटी का मतलब क्या होता है बाबू? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस। बेटा वर्कर से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, भेदभाव नहीं करना किसी भी बेसिस पे, on the basis of caste, on the basis of gender, on the basis of religion, on the basis of region। बेटा किसी भी बेसिस पे नहीं, ये मेरे रीजन का है, मेरे घर का पड़ोसी है, ये मेरी जात का है, या ये समझ लो मेरी कास्ट का है। बेटा किसी भी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि सबको इक्वल सैलरी दे दो। बेटा मैं ये नहीं कह रहा हूं डिस्क्रिमिनेशन का मतलब, ये डिस्क्रिमिनेशन ना करने का मतलब ये नहीं होता सबकी सैलरी बराबर हो। ये तो आप ये कहने चाह रहे हो बेटा कि ब्रांच मैनेजर की सैलरी और बेटा उसके बाहर खड़े हुए क्लर्क की सैलरी सेम। मैं ये नहीं कह रहा हूं बेटा, इक्वल की बात नहीं कर रहे हम इक्विटेबल की बात कर रहे हैं। और इक्विटेबल का मतलब क्या होता है? अगर 2 पर्सन सेम रैंक पर हैं, सेम वर्किंग आवर काम करते हैं, सेम क्वालिफिकेशन के साथ है, तो सैलरी बराबर। मैं कहूं एक पर्सन है राम, और बेटा आपकी एक और एम्प्लॉई है सीता, दोनों मिडिल लेवल पे काम करते हैं, दोनों बेटा सेम वर्किंग आवर काम करते हैं, दोनों की क्वालिफिकेशन बराबर है। और आप कह रहे हो नहीं, राम क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हैंडल कर पाता है, वो एक मेल है, तो मैं उसकी सैलरी 60,000 रखूंगा, सीता की 50,000। तो बेटा आप एक प्रिंसिपल तोड़ रहे हो, उसका नाम इक्विटी है। अगर 2 लोग सेम लेवल पर हैं, सेम वर्किंग आवर काम करते हैं, सेम क्वालिफिकेशन के साथ हैं, तो सैलरी बराबर होनी चाहिए एज पर इक्विटी। समझ में आएगी बात? क्लियर है? मैं आपको सबसे बड़ा हिंट दे देता हूं इक्विटी प्रिंसिपल का, कम से कम केस स्टडी में 2 या 3 बार वर्ड रिपीट होगा, सेम सेम सेम। सबसे बड़ा हिंट होता है सेम सैलरी, सॉरी सेम वर्किंग आवर, सेम क्वालिफिकेशन, ऐसी चीजें 2-3 बार रिपीट होंगी। बस समझ जाना ये इक्विटी की तरफ पूरा पूरा हिंट है। ठीक है जी। और एक और बात बाबू, फ्योल और टेलर में यहां पर भी डिफरेंस है। तो वो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम कल आपने पढ़ा था, क्या कहता है वो बाबू? अगर एफिशिएंट वर्कर है तो हाई पीस वेज दे दो, इनएफिशिएंट है तो लो पीस वेज दे दो। अब मेरी बात सुनो, मैं कहता हूं 2 लोग सेम लेवल पे काम करते हैं, सेम वर्किंग आवर काम करते हैं, सेम क्वालिफिकेशन के साथ हैं, लेकिन एक एफिशिएंट है एक इनएफिशिएंट है, तो एज पर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम उनको क्या मिलनी चाहिए? डिफरेंट वेजेस, एक को हाई पीस वेज, एक को लो पीस वेज। पर बेटा फ्योल क्या कहता है कि अगर 2 लोग सेम लेवल पे हैं, सेम वर्किंग आ रहा है, हमें नहीं पता उसका रिजल्ट क्या है, या वो एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है, या स्टैंडर्ड अचीव करते हैं बिलो स्टैंडर्ड, हमें मतलब नहीं है, सैलरी शुड बी सेम। समझ में आई बेटा बात? फ्योल और टेलर डिफरेंट है, यहाँ पर 2 ही जगह पर डिफरेंट है अपनी सोच में, दोनों मैंने जगह आज कर दी। फंक्शनल फॉर्मेनशिप 8 पर्सन से ऑर्डर, यूनिटी ऑफ कमांड 1 से, डिफरेंशियल पीस वेज, दोनों की पीस वेज में डिफरेंस होना चाहिए एफिशिएंट और इनएफिशिएंट के बेसिस पर। ये कहता है एफिशिएंट इनएफिशिएंट का तो कोई बेसिस ही नहीं है इसके पास, सेम लेवल है, सेम वर्किंग आ रहे हैं, सेम क्वालिफिकेशन है, सैलरी शुड बी सेम। समझ आई बेटा बात? 3 ही प्रिंसिपल बचते हैं, 3 प्रिंसिपल, सारे फीचर, सारी सिग्निफिकेंस कल होंगी, चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। रखते आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।